हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई में और मदद करने के लिए आज फिजिक्स की क्लास लेके आए हैं धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। धारा लूप मतलब चालकों से बनी हुई कोई बंधाकृति, चाहे वो एक वृत्ताकार आकृति हो अथवा एक चौकोर आकृति हो, जो वर्गाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है। ऐसे धारा लूप को अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना बलयुग्म आरोपित होगा और वह बलयुग्म का कितना आघूर्ण प्राप्त करेगा। ठीक है, तो जो बेटा चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अपने मित्रों को शेयर कर दो और चलते हैं आगे, क्लास देखते हैं। ठीक है, तो धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। अब यहां देखिए, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी है और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई एक धारा लूप खड़ा करते हैं, ठीक है, जो किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके का। अब इस धारा लूप में मान लो ये आई धारा ऊपर की ओर जा रही, तो ये लूप में कैसे चलेगी, इधर आई और इधर आई और इधर आई। ठीक है, अब ये कैसे है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसके सामने आपने एक लूप ऐसे खड़ा किया, मान लीजिए ये ऐसे चौकोर लूप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पे बलयुग्म आरोपित होगा। जो इसकी ये वाली भुजा है और जो इसकी ये वाली भुजा है, ये तो जो है ये अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो अब इस पर क्या होगा, अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के हिसाब से देखें तो धारा की दिशा में उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई चालक है तो इसमें जो धारा की डायरेक्शन है मान लो ऊपर की ओर है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वहां पर इस पे फोर्स किधर को लग रहा है, चुंबकीय बल किधर को लग रहा है, तो आप उंगलियां उस उधर फैलाएं तो हथेली से धक्का देने की दिशा में बल लगेगा। तो इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें फोर्स किधर को लगेगा, जस्ट अपोजिट इधर को लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें नीचे को जा रहा है, तो अगर हम नीचे के डायरेक्शन में करके देखें तो इसमें इधर को लगेगा। ठीक है, इसलिए इस डायरेक्शन में देखें तो इसमें इधर को लग रहा है, तो यहां पे क्या है, दो अपोजिट फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, एक इधर को बराबर किंतु विपरीत। अगर ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो ये इधर से इधर को रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा। ठीक है, क्योंकि बराबर और विपरीत बल इस पे लगे हैं तो इस पे बलयुग्म लगेगा, यानी बलों का जोड़ा, और इस बलयुग्म के कारण इसमें घूर्णन पैदा होगा, तो इसमें बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। अब यहां पे आपको करना क्या है, आपको लिखना है कि माना, इसके नामकरण कर लो भैया, कि ABCD एक धारावाही लूप है जो एक चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखी हुई है। ठीक है, और जो अपनी अक्ष का भी कोई नाम दे दो, जैसे इसे NN डैश लिख लो। अक्ष NN डैश के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है जब यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है। ठीक है, तो इसकी भुजा AB व CD पर बलयुग्म आरोपित होता है। ठीक है, माना AB बराबर L, यहां पे मान लो लेंथ, और यही बराबर है CD के, और यहां पे मान लो BC बराबर AD, B है विड्थ चौड़ाई। ठीक है, और इतना ही AD बराबर BC बराबर AD है। ठीक है, तो इस पे लगने वाला बल कितना होगा, लगने वाला बल F बराबर IBL साइन थीटा। सॉरी, यहां पे अभी फोर्स लगेगा, F बराबर IBL 90 पे रखा हुआ है तो F बराबर IBL लगेगा। ठीक है, अब यहां पर ये इक्वेशन हो गई। अब इसको रख करके छोड़ देते हैं। अब ये क्या करती है, रोटेट होती है, घूमती है अपने क्षेत्र के परिधि, अपने अक्ष के परितः। अब ये रोटेट हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो जब रोटेट होगी तो इसकी जो एक्सिस है वो मूव करके जो यहां पे थी, यहां पे क्या था, ये ऊपर की ओर जा रही थी,
और यहाँ पे करंट जो था वो नीचे की ओर जा रहा था। पहले एक्सिस ऐसे थी, अब क्या हुआ, इसकी एक्सिस ऐसे हो गई घूम करके, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया और ये थोड़ा सा इधर से जाना चाहिए। अब ये यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब मान लो ये इसका मूल एक्सिस था, अब तो घूम के ऐसे हो गया, पहले ऐसे था, ठीक है, ये वाला पहले ऐसे था, अब घूम करके ये ऐसे हो गया। तो मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, यहां से इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ है b, ठीक है। तो अभी क्या आएगा यहाँ पे b sin थीटा। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया इधर, अगर इसे निकालेंगे तो ये आएगा, ये इसकी विड्थ कितनी है b है, तो यहां पे आ जाएगा b sin थीटा, ठीक है। तो वलयग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल हो गया यहाँ पे IBL और इनटू डिस्टेंस हो गई b sin थीटा, थीटा एंगल पे घूम जाने पर, तो ये हो गया IBL, ठीक है, और इनटू b, इसको ब्रैकेट में कर लो sin थीटा, तो ये है L इंटू b यानी लेंथ और विड्थ, तो ये क्या हो गया, कॉइल का एरिया हो गया। तो देन F इक्वल टाउ इक्वल IBA sin थीटा, ठीक है। और मान लो इसमें n फेरे, ये जो कॉइल है n फेरों की है, तो हमें मिल गया टाउ इक्वल IAB sin थीटा, ठीक है। और क्या, ये तो हमारा फॉर्मूला था, ये टाउ बराबर IAB sin थीटा, अब यहां पे हो जाएगा टाउ बराबर n IAB sin थीटा, तो ये हमारा आ गया चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अब यहां पर इसको हम, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण से यहां पे हम तुलना करते हैं, क्योंकि चुंबक भी तो द्विध्रुव है, इसलिए हम उससे तुलना करते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा, ठीक है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहां पे क्या किया इन्होंने, तब टाउ बराबर NIA B sin थीटा। अब यहां पे देखो B चुंबकीय क्षेत्र है, तो फिर NIA क्या हुआ, तो इसे कह सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसे नाम दे दिया गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और यहां से मिल गया हमें M बराबर NIA, तो ये यम हो गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण, n है फेरों की संख्या, I इंटू A, तो टाउ बराबर अब क्या बन गया, MB sin थीटा, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारा फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम इसको डेरिवेट करते हैं, जब कोई कुंडली, जब कोई धारा लो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, तो उस पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण या फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और आगे चलते हैं, इस पर आधारित देखते हैं कि ये जो परिघटना है कि अगर कोई धारा लो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देता है, तो इसके आधार पर हमें फायदा क्या हुआ, बेनिफिट्स क्या हुआ, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी सहायता से करते क्या है। तो बेटा अगर किसी कुंडली को धारा प्रवाहित करते हुए किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे तो कुंडली घूमने लगेगी। अगर हमें कुंडली की ताकत का पता हो तो उस हिसाब से कि कुंडली में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, उस हिसाब से हम उस पर लोड दे करके किसी भी चीज को घुमा सकते हैं। और इसी की सहायता से जितने भी मोटर हैं, जितने भी फैन हैं, सब रनिंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं, ये सभी इसके एप्लीकेशन है। और इसी एप्लीकेशन का फायदा उठाते हुए, इसी गुण का फायदा उठाते हुए हमने यहां पे धारामापी बना डाला, धारा मापने का यंत्र, धारामापी। तो यहां पे बेटा बोर्ड में
धारामापी के बारे में पूछता है तो धारामापी क्या है कि धारालोप पे बलयुम के आघूर्ण के कारण कोई भी वस्तु अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें मूवमेंट होता है, वो घूमने लगती है अपने अक्ष के परितः। तो यहां पे इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर एक मैग्नेट रख दें हम यहां पे और इस मैग्नेट के नीचे इस मैग्नेट के बीच में इन्होंने एक रोड लगा करके इसके ऊपर कॉइल लगा दी इस तरीके से और इसको लटका दिया एक टोपी से और यहां से इन्होंने करंट दे दिया और यहां नीचे चूल बना दी और इसे भी यहां से जोड़ करके करंट दे दिया। ये ऐसे ये मतलब बिल्कुल लटक रही है ऐसे, नीचे से टच है ये और ऊपर से ये ऐंठेगी तो ये तार में ऐंठन होगी तो इसे वापस लाने का प्रयत्न करेगा। आधुनिक में क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिए हुए हैं और यहाँ पे चूल बना दी है। चूल मतलब इसको थामने का एक जगह, ठीक है, और यहां भी स्प्रिंग लगी हुई है इस तरीके से। तो और यहाँ पे एक कांटा लगा हुआ है और यहां संकेतक बना दिया और इस पे निशान है। तो जब आप इसमें धारा भेजेंगे तो धारा भेजने पर ये क्या होगा, ये पूरा एक बॉक्स में बंद है आपका इस तरीके से। अब जब आप इसमें करंट भेजते हैं तो करंट भेजने से क्या होगा कि इसमें एक बल आरोपित होगा, उस बल के कारण ये घूमेगी तो इसमें एक निश्चित धारा नापने की लिमिट होगी। ये यहां से यहां तक धारा नापेगी और जब आप धारा भेजना शुरू करोगे तो धारा के हिसाब से मतलब अब धारा भेज रहे हैं हम तो हमने देखा कि यहां से यहां तक इसको घुमा देने में, इसके कांटे को यहां से यहां तक घुमा देने में कितना धारा भेज रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से एम्पियर में इसको पढ़ते हैं कि इस तरीके से इतना एम्पियर करंट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा धारामापी है। अब इसके बारे में अगर लिखना होता है कि धारामापी किस प्रकार कार्य करती है या धारामापी का चित्र सहित वर्णन करो तो फिगर आप बना लो, किताब से प्रैक्टिस कर लो। यहां पर हम बता देते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी लूप पर बल का अनुभव होता है और यह बल लूप की दोनों भुजाओं पर बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में काम करता है, जिसे बलयुग्म कहते हैं। और इस बलयुग्म के कारण लूप पर बल अनुभव किया जाता है और लूप जो है एक दिशा में घूमने लगती है, ठीक है। उसके बाद फिगर विगर बना लिए। यहां पे लिख दो कि ये नर्म लोहे की क्रोट पर तांबे के तारों को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे एक मरोड़ टोपी से लटका दिया जाता है। यह ऐंठन बर्दाश्त करती है धागे की, मरोड़ टोपी से लटका दिया जाता है अथवा उसके अक्ष को एक स्प्रिंग की सहायता से स्थिर कर दिया जाता है और इसे दो प्रबल चुंबकों के बीच रख दिया जाता है। जब इसमें धारा और इसके सिरे T1 व T2 है जहां पर धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब धारा प्रवाहित करती है तो कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण कुंडली में मरोड़ उत्पन्न होती है और संकेतक पैमाने पर विक्षेप प्राप्त करता है। उस विक्षेप को पढ़ करके हम कुंडली में से होकर गुजरने वाली धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया, किताब से आप पढ़ लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। सिद्धांत मैंने आपको धारामापी को बता दिया। तो धारामापी का हम एमीटर में रूपांतरण करते हैं। ये भी प्रश्न आता है आपका, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण बताइए। तो धारामापी का एमीटर में रूपांतरण करने के लिए जब भी हम कोई गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि इसमें से होकर के कितनी धारा बह रही है ये हमें पता, ठीक है। इसमें से होकर जाएगी तभी हमें पता चलेगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इसका खुद का कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो जितनी धारा आ रही है उतना बाहर निकल नहीं पाएगी। कुछ तो विभव पतन यहां पर भी होगा, कुछ यहां पे भी ये धारा एब्जॉर्ब कर लेगा, ले लेगा। तो इसलिए अगर प्रश्न आता है कि धारामापी का एमीटर में किस प्रकार रूपांतरण करते हैं तो हम लिखेंगे कि एक धारामापी को धारा नापने के लिए परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अतः धारामापी का एमीटर के रूप में उपयोग करते समय धारामापी का अपना प्रतिरोध जितना कम हो सके, जहां तक संभव हो, वैसे तो 0 होना चाहिए किंतु प्रायोगिक रूप से यह संभव नहीं है। अतः जहां तक निम्नतम प्रतिरोध हो
उतना कम किया जा सकता है, उतना कम करें तब इसका उपयोग एक धारामापी के एक एमीटर के रूप में कर सकते हैं। अगर हम किसी परिपथ में किसी धारामापी को जोड़ते हैं तो धारा नापने के लिए तो एमीटर का अपना प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में शून्य होने जैसी कोई चालक हमारे पास है ही नहीं जिसमें से होकर के धारा गुजरे और उसका प्रतिरोध शून्य रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक शंट जोड़ देते हैं। शंट का मतलब समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका प्रतिरोध काफी कम हो जाता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर रुकावट जो है, बाधा जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ज्यादा हो जाती है। तो इस शंट से होकर के अधिकांश धारा निकल जाती है इधर को और थोड़ी धारा एमीटर में से होकर जाती है। इसके दो बेनिफिट्स हैं, एक तो एमीटर का प्रतिरोध कम हो जाता है, दूसरे एमीटर अपनी क्षमता से अर्थात इसके इस संकेतक पर जितने एम्पियर छपा है उससे कहीं ज्यादा नाप लेता है। शंट का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। जैसे मान लो इधर से जब 1 एम्पियर की धारा बहती है तो इधर से 10 एम्पियर की धारा बह जाती है, ऐसा हम पता लगा सकते हैं कि इधर से कितनी धारा जा रही है। तो अगर ये 10 एम्पियर नापने के लिए बना था तो आप कितना नाप सकता है, ये 100 एम्पियर नाप सकता है, ठीक है। 100 क्यों, 110 एम्पियर इधर से जाएगी तो 1 एम्पियर इधर से जा रही है, तो इसका मतलब जब इधर से 10 एम्पियर जाएगी तो इधर से 100 एम्पियर जाएगी, अर्थात टोटल धारा यहाँ पे 110 एम्पियर जा रही है, ये हम पता लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम एमीटर का धारामापी में रूपांतरण करने के लिए, उसका प्रतिरोध निम्नतम करने के लिए धारामापी में समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। इससे धारामापी का एमीटर में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं इसके बीच, तो यहां पे मान लो एक फ्रेश फिगर बना लेते हैं। यहां पर मान लो एक ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध G है, ठीक है, और यहां पर हमने शंट लगा दिया है जिसका प्रतिरोध S है, ठीक है, और यहां से आने वाली धारा I है, जो इसमें जा रही है उसे कहेंगे IG, और जो इधर बट गई उसे कहेंगे I माइनस IG, ठीक है। अब धारामापी का विभव, भैया समांतर क्रम में विभव समान होता है, बराबर शंट का विभव। अब यहां पर क्या करेंगे, धारामापी का विभव क्या होगा, धारामापी की धारा IG गुणे धारामापी का प्रतिरोध इंटू G बराबर शंट की धारा I माइनस IG गुणे शंट का प्रतिरोध S, ठीक है। ये बढ़िया आपका फार्मूला इधर उधर उलट पलट करते रहो जो धारा पूछे, ठीक है। अभी इस पे हम न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं आपको जस्ट इसके बाद, तो ऐसे कर सकते हैं IG इंटू G इक्वल I इंटू S माइनस S प्लस S इंटू IG, ठीक है। इधर मान लो IG को किनारे कर लो तो ये हो जाएगा, IG कॉमन ले लें तो ये हो गया G प्लस S इक्वल IS, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, I बराबर IG, अब यहां पे हो गया G प्लस S, ठीक है। देखो I बराबर IG G प्लस S अपॉन S, ठीक है। तो अब यहां पे जो भी निकालना, मान लो I निकालना तो ये इधर आ जाएगा IS अपॉन G प्लस S, तो ये फॉर्मूला आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए इस पर 2-3 सवाल आपको बता देते हैं तो चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 100 फेरों वाली तथा 15 गुणे 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में कह रहा है कि 100 फेरों की एक कुंडली है, तो इसे n से लिखते हैं 100 फेरी, ठीक है। वैल्यू को बहुत ही आराम से करते हैं, और 15 गुणे 10 क्षेत्रफल वाली, मतलब L गुणे B बराबर 15 गुणे 10
सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो गया 150 गुणे 10 की घात -4 से गुणा करके सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लो, बराबर ये हो गया 1.5 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। आगे क्या वैल्यू दे रहा है कि 1 वीवर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है V बराबर 1 वीवर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे लास्ट कहता है इसमें धारा 2 एम्पियर है, 0.2 एम्पियर है। अब यहां पे कह रहा है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो अगर कोई प्लेट लेते हैं हम, एक प्लेट लेते हैं हम, तो इस प्लेट के जो पीछे का हिस्सा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र हम ऐसे माने कि इधर से इधर कोई, मान लो ये पेन के डायरेक्शन में क्षेत्र मूव कर रहा है, तो इसका जो तल है, ये पिछला हिस्सा, इस तल का जो वेक्टर माना है गॉस ने, शुरुआत में गॉस ने बताया था इस तल का वेक्टर क्या है, इधर को है, तो ये क्या कहलाएगा कि ये क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, यानी कि थीटा बराबर 90, तल जो है वो समांतर है, तो जो कुंडली होगी वो थीटा बराबर 90 हो जाएगी। तो कह रहा है कि आप चुंबकीय कुंडली पर लगने वाले बलागुण की गणना कीजिए, मतलब टाउ निकालिए। तो टाउ बराबर सिंपल सा फॉर्मूला है NIAB sin थीटा। अब यहां पे आपको वैल्यू रख देनी है, यह 100 फेरी है, आई कहीं कहीं पर क्षेत्रफल आपको डायरेक्ट देगा, ये आपका बन गया ना A, कहीं पे क्षेत्रफल डायरेक्ट दिया रहेगा, कहीं क्षेत्रफल L गुणे B के रूप में देगा, कहीं वृत्ताकार कुंडली है तो वहां त्रिज्या देगा, तो वहां पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। अलग अलग तरीके से ये बदल बदल के दे सकता है। 100 गुणे 0.2 गुणे A की वैल्यू है 1.5 गुणे 10 की घात -2 गुणे B 1 और गुणे sin 90। तो यहां पे क्या हो गया, इससे इसकी 2 घात खत्म हो गई। ठीक है, और 1.5 का 0.2 से हुआ तो 0.3। ठीक है, sin 90 का 1 हो गया, तो टाउ क्या आया, यहां पे टाउ आया 15 दूनी 30। ठीक है, 3, और इसकी घात खत्म हो गई, 2 अंक पे दशमलव लग गया, तो यहां पे इसका आंसर हुआ 0.3 न्यूटन मीटर। ठीक है, 0.3 न्यूटन मीटर, ये बलागुण आ गया। अब देखो दूसरी सवाल है हमारी, दूसरी सवाल है आपकी वो शंट पर आधारित है कि एक एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर का प्रतिरोध, एक एमीटर है जिसको हम रास्ते में जोड़ के रखे हुए हैं, और ये एमीटर जो है 1 एम्पियर तक धारा पढ़ सकता है, मतलब IG की जो औकात है वो 1 एम्पियर तक पढ़ने की है। ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध है वो 0.81 ओम है, 0.8। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे कैपिटल G बराबर 0.81 ओम। ठीक है, आगे ये कहता है कि इसे हम 10 एम्पियर तक का नापने के लिए बनाना चाहते हैं, इसके साथ किस शंट का प्रयोग करना चाहिए। तो एक यहां पे हमने शंट जोड़ दिया गया। अब यहां से हम कितनी धारा भेजना चाहते हैं, 10 एम्पियर, माने I इक्वल 10 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर तक नापना चाहते हैं, और IG कितना हो गया, 1 एम्पियर। ठीक है, तो कितने का शंट लगाना चाहिए, यस क्या है, शंट का प्रतिरोध है, तो भैया शंट में कितनी धारा जा रही है, IG गुणे शंट का प्रतिरोध है 0.81 बराबर इसमें कितनी धारा आएगी, I माइनस IG, और इसका कितना है, यस। ठीक है, तो भैया IG कितना आ रही है, IG 1 एम्पियर है, इंटू 0.81 इक्वल I कितना है, 10 है, IG कितना है, 1 है, घटा लिया तो 9 इंटू यस, देन यस इक्वल 0.81 अपॉन 9 इक्वल 0.09 ओम। ठीक है, इतने ओम का प्रतिरोध लगा दें तो 1 एम्पियर का जो नाप रहा था वो 10 एम्पियर तक नापने लगेगा। ठीक है, और इसी से मिलती जुलती थोड़ी सी चेंज सवाल देखते हैं शंट पे आधारित। तो शंट से ज्यादा सवाल पूछता है, यहां से शंट पर डिपेंडेंट, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। बस फार्मूला यही याद रखिए, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा, कभी शंट की धारा पूछेगा,
कभी गैल्वेनोमीटर की धारामापी की धारा पूछेगा, कभी आईजी पूछेगा, कभी आई पूछेगा, ऐसे अलग अलग, कभी प्रतिरोध पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी 0.005 एम्पीयर की धारा से पूरे पैमाने पे विक्षेप देता है। माने उसकी औकात क्या है 0.005 एम्पीयर के, उससे ज्यादा नाप नहीं सकता। उसका संकेतक पूरा का पूरा राउंड लगा के इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, 1 एम्पीयर तक की धारा नापने के लिए एमीटर में किस प्रकार का बदलाव करेंगे? इस प्रकार परिवर्तित एमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे तीसरा क्वेश्चन है कि एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी, एक हमने धारामापी लगाया, इसे हम G से लिख देते हैं। तो G का जो मान है वो कितना दे रहा है? ये 20 ओम। यहां पे G का मान जो है वो 20 ओम है, माने इसमें आने वाला प्रतिरोध 20 ओम है, और इसकी धारा नापने की औकात है 0.005 एम्पीयर, माने IG बराबर 0.005 एम्पीयर। ठीक है, अब यहां पे एक शंट लगाएंगे। इसको कैसे ज्यादा नापने वाले में बदलें? तो यहां पे एक शंट लगा देंगे, और इससे कितनी कुल धारा हम चाहते हैं? इससे चाहते हैं कि I बराबर 1 एम्पीयर तक नापिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? I इक्वल 1 एम्पीयर, IG इक्वल 0.005 एम्पीयर, G इक्वल 20 ओम, S इक्वल 1। तो भैया इधर क्या जाने वाली है? इधर जाने वाली है IG, यानी 0.005 गुणे प्रतिरोध कितना 20 बराबर इधर कितना आने वाली है 1 माइनस 0.005 इंटू प्रतिरोध, यस मान लिया। तो S इक्वल, अब 20 से इसमें गुणा करो तो ये कितना हो गया 5×10 0.001। ठीक है, अच्छा 20 है, ये दशमलव नहीं लगा हुआ है, 20 पंचे 100। ठीक है, इसका गुणा 20 पंचे 100। अब ये 100 लिखा, अब यहां पे कितने अंक पे? 0.3 अंक पे। और नीचे यहां पे देखो कितना है, 1 में से घटाओगे इसको तो यहां आएगा 5, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, और ध्यान लग गया पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या हो गया ये 0.995, तो इसका दशमलव हटा दो 1/995। ठीक है, 100/995 ओम, इतने का प्रतिरोध आपको लगाना पड़ेगा शंट में। ठीक है, अब टोटल कितना प्रतिरोध हो जाएगा इसका? टोटल अगर पूछ रहा है तो आप निकाल लो 1/R इक्वल 1/G प्लस 1/S। अब यहां पे भैया रख लो मान, G का मान कितना है 20, तो 1/20, और ये हो गया प्लस 1/100/995, ये पलट के ऊपर मारो पलटी, 1/20 प्लस 995/100। ठीक है, एलसीएम लो 100, ये हो गया 5 प्लस 995, ये कितना हो गया? ये हो गया 1000/100 1/8। तो आर कितना आया बेटा? 2 0 निपटा दो, 1/10, तो आर बराबर 2.1। ये आ गया टोटल पूरे सिस्टम का प्रतिरोध। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और इसका थोड़ा सा आगे का हिस्सा देखते हैं। आगे इसके बलून के आघूर्ण पे लगने पर कितना कार्य हो रहा है, कुंडली को घुमाने में कितना कार्य हो रहा है, और इसको ज्ञात करते हैं कुंडली की एनर्जी के रूप में। तो कार्य जानने से पहले चुंबकीय आघूर्ण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण क्या है? ठीक है, परिभाषा आती है चुंबकीय आघूर्ण की। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता है ठीक उसी तरीके से चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो टाउ बराबर md sin थीटा, जहां पर m बराबर होता है NIA। ठीक है, NIA की सहायता से NIA की जो वैल्यू होती है वो कहलाती है चुंबकीय आघूर्ण यम। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण यम जो है वो मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इक्वल 90 होता है, उस समय टाउ बराबर mb। अब यहां पे m बराबर टाउ अपान b, ये मैक्सिमम है, जैसे मैक्सिमम लिख सकते हैं अपान b। अगर b बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहां पर m बराबर टाउ मैक्स। अर्थात किसी चुंबकीय द्विध्रुव को यदि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए जिसका मान 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो,
तो ऐसे चुंबकीय द्विध्रुव पर जितना बलयुग्म का आघूर्ण लगता है उसे उस चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर जितना बलयुग्म का आघूर्ण लगता है उसे उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर विमा निकालें, वो इसका अगर मात्रक निकालें हम, तो यहां पर इसका मात्रक हमें मिलता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, क्योंकि जब आप किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, चाहे वो दंड चुंबक हो अथवा वो वैद्युत चुंबक हो, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को आप घुमाने का कार्य करते हैं तभी तो अपनी स्थिति से घूमेगा। ठीक है, तो अगर आप उसे समांतर, ये चुंबक के अक्ष में घूम जाएगा, ये घूम करके चुंबक के बिल्कुल एक्सिस पे हो जाएगा। अगर ये ऐसे है तो घूम के ऐसे हो जाएगा, ऐसे है तो घूम के ऐसे हो जाएगा। अगर आप इसे फिर से घुमाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव को क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है बलयुग्म का आघूर्ण कितना लग रहा है। अब चूंकि ये आगे तो जाएगा नहीं तो गोल गोल घूमेगा, घोड़े कोणीय विस्थापन। तो इसमें कितना बलयुग्म लग रहा है, टाउ लग रहा है, और कितना विस्थापन हो रहा है। तो हम मान लेते हैं, अब देखो यहां पर होता क्या है कि यहां पर अगर आप इसे घुमाओगे तो ये मान लो पहले समांतर है। ठीक है, फिर आप इसको घुमाने की कोशिश करोगे, ये पहले एक्सिस के समांतर है, अब आप इसे घुमा करके ऐसे ऐठने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे करने की कोशिश कर रहे हो, तो शुरुआत में तो आसान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इसको घुमाते जाओगे, जैसे जैसे ये लंबवत आती जाएगी, इस पे लगने वाला द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब बढ़ना शुरू होगा तो आपको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, मतलब कार्य जो है एक समान नहीं है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इसको बहुत 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 छोटा घुमाते हैं। कितना छोटा, डी थीटा। ऐसे इसके कोण से बहुत थोड़ा सा ऐसे था, बहुत हल्का सा घुमाते हैं, और उतना घुमाने में हम मान लेते हैं कि जो ये द्विध्रुव बलयुग्म का आघूर्ण है इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो W बराबर टाउ डी थीटा हो गया। ठीक है, अब टाउ बराबर क्या है, टाउ बराबर है mv sin थीटा। तो भैया यहां रख देते हैं, तो W बराबर, अब यहां कार्य कितना होगा, ये भी तो बहुत छोटा होगा ना dw, तो dw बराबर हो गया mv sin थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। मान लो इसमें इसका कुल कार्य हो गया W, तो यहाँ पे mv जो है कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लेते हैं, थीटा 1 to थीटा 2। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो W बराबर हो गया माइनस md, और ये हो गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब मान लो शुरू में इसका जो एक्सिस था, इसका जो अक्ष था वो लंबवत था, 90 अंश था। ठीक है, कैसे था हम आपको बताते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखा इधर को जा रही है। तो ये जो इसका पृष्ठ है, अभी पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ का जो पृष्ठीय वेक्टर है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे है और इसका जो चुंबकीय तल है वो ऐसे है, तो दोनों परस्पर क्या हो जाते हैं, दोनों परस्पर लंबवत हो जाते हैं। ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो दोनों परस्पर लंबवत हो गए। तो अगर इसे हम 90 से थीटा कोण तक घुमाएं तो यहां पर क्या होगा, थीटा 1 बराबर 90 और थीटा 2 बराबर थीटा।
ठीक है, तो ये हो गया W बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90। कॉस 90 हो गया 0, तो W बराबर हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा। एक चीज हम आपको बताना मिस कर गए कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसे निकालते हैं। तो जब कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा हो तो चुंबकीय क्षेत्र में देखिए, अब ऐसे मान लो लूप है और चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। अब इसमें धारा ऐसे रोटेट हो रही है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो आप ऐसे लपेटिए। ठीक है, अब देखिए हम इधर को खड़े हो जाते हैं तो आपको दिखाई देगा। अब इसमें धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे भी चाहें आप। अगर क्लॉकवाइज इसमें जा रही है तो हम ऐसे इसमें लपेटेंगे तो अंगूठा किधर को है, बोर्ड की ओर को है। और अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है इसमें धारा, तो चुंबकीय आघूर्ण किधर को होगा। आप धारा की दिशा में उंगलियां लपेटें तो चुंबकीय आघूर्ण किधर को है, ये जिस ओर आप देख रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, अंगूठा इधर को है। तो ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है और ये सदिश राशि है। मतलब अपनी उंगलियों को धारा की दिशा में लपेटो, या तो धारा क्लॉकवाइज चल रही होगी या एंटी क्लॉकवाइज चल रही होगी, तो जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आओ ये जो कार्य है इस कार्य पर आधारित हम कुछ सवालें देख लेते हैं। कुछ सवालें ऐसी होती हैं जैसे किसी वृत्ताकार धारालोक की त्रिज्या 0.01 मीटर है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन होगा ये। किसी वृत्ताकार धारालोक की त्रिज्या 0.01 मीटर है, मतलब R बराबर 0.01 मीटर। ठीक है, उसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है, I इक्वल 7 एम्पियर। अच्छा, इसमें यह नहीं बता रहा कि कितने फेरे हैं, तो N इक्वल 1 ले लेंगे। ठीक है, और कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, मतलब यम निकालो, यम कितना होगा। तो बेटा यम बराबर होता है NIA। अब यहां पे A नहीं दिया है तो आप पाई आर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि वृत्ताकार दे रहा है, तो NI पाई आर स्क्वायर। अब यहां पाई की वैल्यू रख दो 3.14 गुणे N 1 है और R 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, और I की वैल्यू रख दो, I छोड़ दिया यहां पे 7। ठीक है, इतना हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे ये 10⁻⁴ हो जाएगा, 7 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 और 2 7 1 7 2 9 7 3 21, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात -4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे क्या करोगे, एक घात इसकी कम कर लो, 2 दशमलव लगभग 2 है, गुणे 10 की घात -4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और एक ऐसी और सवाल देखते हैं जो कार्य पे डिपेंड है। ये कहता है कि एक कुंडली में 200 फेरे हैं। ठीक है, N इक्वल 200। अगला क्वेश्चन हमारा 200 फेरों की ये कुंडली है और इस कुंडली की जो त्रिज्या है वो 0.02 मीटर है, माने R इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, और आगे कह रहा है कि उसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, I इक्वल 0.2 एम्पियर, और इसके साथ बता रहा है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है भैया, आगे कह रहा है कि इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, तो अक्ष के परितः 180 अंश तक घुमाने में कितना कार्य करना। तो क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, तो उसका जो क्षेत्र वेक्टर है वो क्षेत्र के साथ क्या बना रहा है, तो यहाँ पे θ1 इक्वल 0 है और θ2 कहां तक घुमा रहे हैं उसे 180 तक। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य निकालेंगे, W बराबर होता है -mb cos θ। ठीक है, तो यहां पे θ2 माइनस θ1 लेंगे क्योंकि हमें एंगल्स अलग से दिए हुए हैं, cos θ2 माइनस cos θ1। तो अब चूंकि हमारे पास यम नहीं है तो W बराबर हम थोड़ा सा फॉर्मूला आगे डेवलप करेंगे, M को लिखेंगे NIA, B cos, ये तो ब्रैकेट में होगा, cos, यहां पे वैल्यू रख देते हैं 180 माइनस cos 0। अब यहां पे W बराबर
ए भी तो नहीं है हमारे पास, तो ए नहीं तो भैया एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर लगा लो बी, और ये हो गया -1 cos 0 cos 180, तो ये हो गया माइनस माइनस, यहां पे -2 हुआ और ये हो गया 2n। अब वैल्यू रखना शुरू कर दो, n 200 है, आई कितना है 0.2 एम्पियर, पाई 3.14, यहां पे मात्रक बीच में मत डालो, इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 पूरे का होल स्क्वायर, और क्या है बी 1.5 इंटू 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा थोड़ा गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अब यहां पे गुणा करते हैं 400 हुआ, और एक अंक का दशमलव तो ये खा जाएगा, ये हो गया 20 दूना 40 दूना 80, गुणे 3.14 गुणे ये हो गया 4 गुणे 10 की घात -4 और गुणे 1.5। ठीक है, अब यहां पे गुणा करते हैं तो 15 8 120 होता है, इसका 0 खा गया ये, तो 120। अब यहां पे ये 4 है, गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात, ये -4 होगा, 8 कहां से हो गया, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4। अब यहां पे क्या हो जाएगा 12 चौक 48, और इसका 1 0 इसको दे दें, तो ये हो गया 48, और जो 0 था वो इसको हमने दे दिया इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम गुणा उड़ा करते हैं इसका, अब इसको गुणा कर लेते हैं इधर, तो देखो वैल्यू क्या आएगी 3.14 इंटू 48, 8 चौक 32, 3 8 1 8 3 11 1 8 3 24 1 25 4 चौक 16 1 4 1 9 4 1 5 4 3 12, ये हो गया 2 7 0 4 1 5 1, तो यहाँ पे और 2 अंक पे दशमलव, तो ये हो गया 150.72 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ गई 0.15072 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर ये, यहां बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण है और कार्य है, और इसकी सहायता से हम जो धारामापी बनाए हुए हैं उसमें संड का प्रतिरोध है कितना रखना चाहिए। तो इस तरीके से इस छोटे से चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे, उम्मीद है आप बढ़िया करेंगे। अब अगला चैप्टर होगा आपका प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।